हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही प्यारी नई स्टोरी के साथ। एक 65 साल के मकान मालिक और 35 साल के नौकर की बहुत ही प्यारी लव स्टोरी। तो सुनिए दिल थाम के। और वीडियो बहुत रोमांटिक और लंबी होने वाली है, बहुत अच्छी, आनंद आने वाला है, तो मज़ा लीजिए। तो शुरू करते हैं हवेली की तन्हाई। दिल्ली के पुराने हिस्से में एक विशाल हवेली खड़ी थी, समय की मार झेलती हुई, पर अब भी अपने राजसी अंदाज को बचाए हुए। ऊंची छतें, लकड़ी के नक्शीदार दरवाजे और दीवारों पर टंगे पुराने तेल के पैड्स। कभी इन गलियारों में मेहमानों की आवाजें, ठहाके और संगीत गूंजते थे, लेकिन अब इन गलियों में सिर्फ सन्नाटा था। इस हवेली के मालिक थे रघुनाथ सिंह। उम्र 65 साल, लंबे चौड़े कद के, चौड़े कंधे, घनी सफेद मूछें और आंखों में वो गहराई जो बरसों की कहानियां समेटे हो। उनकी चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनमें अब भी एक और रौब की गर्मा थी। उन्होंने अपना जीवन बिजनेस में लगा दिया था, लेकिन शादी के लिए कभी समय नहीं निकाला। दोस्त कहते थे तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन साथ कोई नहीं, और ये बात रघुनाथ को अंदर तक चुभती थी। हवेली में उनके साथ बस कुछ नौकर थे, जिनमें से ज्यादातर उम्र दराज थे। रघुनाथ अपना ज्यादातर समय अपने स्टडी रूम में किताबें पढ़ने या बरामदे में अकेले चाय पीने में बिताते। शाम को पुराना ग्रामोफोन चालू करते, लता मंगेशकर या रफ़ी के गीत सुनते और पुरानी यादों में खो जाते। पर सच ये था कि हवेली जितनी बड़ी थी, उनकी जिंदगी उतनी ही खाली। रात में जब हवेली के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, तो बस घड़ी टिक टिक और उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। अकेलापन उनकी आदत बन चुका था, लेकिन दिल के एक कोने में वो अब भी किसी को आने की उम्मीद रखते थे। एक दिन हवेली के माली ने खबर दी, मालिक गांव से एक आदमी आया है काम की तलाश में। रघुनाथ ने हल्के अंदाज में कहा, देख ले, अगर ठीक लगे तो रख ले। शाम को दरवाजे पर एक लंबा गठीला सांवला आदमी खड़ा था। आंखों में झिझक, पर चेहरे पर ईमानदारी साफ झलक रही थी। वो था रामलाल। उम्र 35 साल, गांव से सीधा दिल्ली आया। सिर पर हल्की पगड़ी, साधारण कपड़े और हथेलियों पर मेहनत की लकीरें। रामलाल ने झुककर सलाम किया, नमस्ते मालिक, मैं काम के लिए आया हूँ। रघुनाथ ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। कपड़ों की सादगी झलक रही थी, लेकिन बदन से ताकत और आंखों से मासूमियत। रघुनाथ, नाम रामलाल, मालिक, काम आता है। गांव में खेत घर संभालता था, जो कहेंगे कर दूंगा। रघुनाथ ने बस एक हल्की मुस्कान दी और इशारा किया, ठीक है, आज से ही यहीं रहो और काम करो। उस रात हवेली में एक नया एहसास था। रामलाल ने अपनी छोटी सी चारपाई स्टोर रूम के पास लगा ली। रघुनाथ ने खिड़की से झांक कर देखा, नया नौकर अपना सामान सलीके से रख रहा था। फिर एक पुराने कंबल में लिपट कर सो गया। रघुनाथ ने बिना वजह मुस्कुरा दिया, क्यों? शायद बरसों बाद हवेली में किसी नए इंसान की मौजूदगी उन्हें सुकून दे रही थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको इतनी रोमांटिक तरीके से इस स्टोरी को सुना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो दिल्ली की सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं। हवेली के बड़े बड़े गलियारों में ठंडी हवा ऐसे घूम रही थी जैसे किसी ने पुराने किस्सों की फुसफुसाहट छोड़ दी हो।
लकड़ी के दरवाजे से हल्की सी सीटी जैसी आवाज आती और हर कमरे में ठंड का एहसास रेंगता चला जाता। रात के लगभग 11:30 बजे थे। रघुनाथ अपने स्टडी रूम में बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। साथ में हीटर चल रहा था और टेबल पर आधा भरा चाय का कप रखा था। बाहर हल्की फुल्की धुंध छा चुकी थी और खिड़की के कांच पर नमी जमने लगी थी। वो पन्ना पलट ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र खिड़की से बाहर बरामदे पर पड़ी। हल्की रोशनी में उन्होंने देखा रामलाल एक पतले पुराने कंबल में लिपटा फर्श पर लेटा है। उसका सिर ढका हुआ था लेकिन पैरों का हिस्सा ठंड से सिकुड़ा हुआ था। उसकी सांसों की धुंध रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। रघुनाथ ने भौहें चढ़ाई। ये पागल क्या कर रहा है? गेस्ट रूम खाली है फिर भी बाहर क्यों? उन्होंने किताब बंद की, हीटर बंद किया और धीरे से स्टडी का दरवाज़ा खोला। गलियारे की ठंड उनकी हड्डियों तक उतर गई लेकिन कदम बरामदे की तरफ बढ़ते गए। बरामदे में खड़े होकर उन्होंने कंबल को हल्के से छुआ। रामलाल नींद में हड़बड़ा रहा था। ठंड बहुत है। रघुनाथ थोड़े सख्त स्वर में बोले, अरे यहाँ क्यों पड़ा है तू? रामलाल ने नींद से आंखें खोली। थोड़ा उठकर बोला, मालिक गेस्ट रूम का हीटर खराब है, सोचा आपको परेशान ना करूं। रघुनाथ के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती आई, फिर वो नरम पड़ गए। परेशान? तू मेरे घर में काम करता है और मैं तुझे ठंड में मरने के लिए छोड़ दूं? चल अंदर चल। रामलाल ने झिझकते हुए कहा, मालिक ये ठीक नहीं लगेगा। रघुनाथ, मेरे लिए ठीक है। और सुन, तन्हाई में ठंड और ज़्यादा लगती है। स्टडी के पास वाले गेस्ट रूम में उन्होंने मोटा सा रजाई निकाली और बेड पर डाल दी। फिर रामलाल की तरफ मुड़कर बोले, आज यहीं सो जा, सुबह हीटर ठीक करवा दूंगा। रामलाल ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर रजाई में घुसकर ठंडी उंगलियों को अपने सीने पर रगड़ते हुए बोला, धन्यवाद मालिक, लगता है आज नींद भी जल्दी आ जाएगी। रघुनाथ ने बस खामोश होकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उन्हें पता था बरसों बाद किसी और के पास होने से उन्हें भी सुकून महसूस हो रहा था। सुबह की हल्की धूप हवेली की पुरानी खिड़कियों से छनकर अंदर आ गई थी। हवा में ठंड अब भी थी लेकिन उसमें एक नमी सी थी जो सुबह को और सुहाना बना रही थी। रामलाल गेस्ट रूम में गहरी नींद से उठा। रजाई की गर्मी छोड़ते हुए उसने अंगड़ाई ली और खिड़की खोल दी। धूप की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बाल थोड़े बिखरे हुए थे और गर्दन पर रात भर की हल्की पसीने की नमी थी। दूसरी तरफ रघुनाथ बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा रामलाल खिड़की पर खड़ा है और धूप में उसका मजबूत बदन, चौड़ी छाती और गले की नसें साफ नजर आ रही हैं। रघुनाथ ने बिना सोचे अपनी नज़रें टिकाई और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत देर से देख रहे हैं। रामलाल ने भी उनकी ओर देखा। एक पल को दोनों की नज़रें मिली। वो पल अजीब था, जैसे वक्त थम सा गया हो और हवेली के बाकी हिस्से में सिर्फ हवा की आवाज़ रह गई हो। रात ठीक से सोया? हाँ मालिक, आपकी दी हुई रजाई तो जैसे बादलों की तरह थी। रघुनाथ हल्के से फिर बोले, ठीक है, आज चाय पी ले। रामलाल पास आया और चाय का कप लेते समय उसकी उंगलियां रघुनाथ की उंगलियों से छू गई। ठंडे मौसम में वो छूना जैसे गर्म करंट की तरह दोनों के भीतर दौड़ गया। रामलाल ने कप संभालते हुए हल्का सा देखा। रघुनाथ की आंखों में एक अजीब सी नरमी थी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं देखी। वो सुबह दोनों ने बिना ज़्यादा बात किए बस साथ बैठकर चाय पी, लेकिन उनके बीच एक अनकहा एहसास फैल चुका था, जैसे कोई अदृश्य डोर खामोश में बंद चुकी हो। शाम का वक्त था। हवेली के पीछे वाला बड़ा कमरा, जहाँ पुराना लकड़ी का अलमारी रखा था, धूल और ठंड से भरा हुआ था।
रघुनाथ को याद आया कि उनके दिवंगत पिता की कुछ पुरानी फाइलें वहाँ रखी हैं। उन्होंने रामलला को आवाज़ दी, ओ रामलाल, इधर आ, जरा मदद चाहिए। रामलाल आया, कंधे पर पुराना तौलिया डाले और हाथ में भी दिन भर के काम की हल्की गंद लिए हुए। रघुनाथ, इस अलमारी की ऊपरी शेल्फ से फाइल उतारनी है, अकेले नहीं हो पाएगा। कमरा छोटा था, अलमारी के पास जगह बस इतनी कि दोनों को करीब खड़ा हो पड़े। रामलाल ने ऊपर हाथ बढ़ाया, लेकिन फाइल बहुत ऊंचाई पर थी। रघुनाथ उसके पीछे आकर बोले, रुक, मैं थाम लेता हूँ, तू ऊपर तक खींच। उनका सीना रामलाल की पीठ से हल्के से सट गया। ठंडी हवा में रघुनाथ की सांसें उसके कान के पास गर्मी छोड़ रही थी। रामलाल ने एक पल को आंखें बंद की, फिर ऊपर की ओर खिंच गया। जैसे ही उसने फाइल पकड़ी, उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। रघुनाथ ने झट से उसकी कमर पकड़ ली। हाथ की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें डर से ज़्यादा अपनापन था। मालिक, अगर छोड़ देते तो मैं गिर ही जाता। छोड़ने का मन ही नहीं किया। ये सुनकर कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। दोनों के बीच सिर्फ दिल की धड़कनों और बाहर पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ थी। फाइल नीचे रखी गई, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। दोनों ऐसे खड़े थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अलग नहीं होने दे रही हो। आखिर रघुनाथ ने हल्की मुस्कान दी और बोला, चल चाय पीते हैं। लेकिन उनके जाते जाते भी हाथ की गर्मी रामलाल की कमर पर महसूस हो रही थी। रात लगभग 12:30 बजे की बात थी। हवेली के बाकी हिस्सों में सन्नाटा था, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी। रघुनाथ अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। नींद का नामो निशान नहीं था। मन में अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। तभी उन्हें याद आया कि रामलाल दिन भर के काम के बाद शायद आंगन में बैठा होगा। वो उठे, शॉल ओढ़ा और आंगन की ओर बढ़े। आंगन में सचमुच रामलाल था। एक पुरानी चारपाई पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा उसके बालों में उलझ रही थी और हाथ में मिट्टी का छोटा सा प्याला था, जिसमें आधी चाय बाकी थी। रघुनाथ जी धीरे से बोले, नींद नहीं आ रही। रामलाल हल्की मुस्कान के साथ आए, भी कैसे, जिंदगी की बातें हैं जो नींद को दूर रखती हैं। रघुनाथ उसके पास बैठे। दोनों ने कुछ देर आसमान की तरफ देखा। तारों के बीच चांद ऐसे टंगा था जैसे उनकी खामोशी का गवाह बन गया हो। तेरी आंखों में दर्द है, लेकिन तू बोलता नहीं। क्या बोलूं मालिक, जिंदगी में जो खोया है उसका हिसाब देने में क्या रखा है। रघुनाथ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार कोई दीवार नहीं थी, बस नरमी और अपनापन था। अगर चाहे तो तू मुझे बता सकता है, शायद सुनकर मुझे भी हल्का लगे। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, मालिक, मैं बचपन से ही अकेला हूँ। माँ बाप जल्दी चले गए, फिर गांव छोड़कर शहर आया। यहाँ भी कोई नहीं, काम है, रोटी है, लेकिन दिल का कोना खाली है। रघुनाथ ने उसकी बात चुपचाप सुनी, फिर बोले, तू सोचता है सिर्फ तू अकेला है, मैं भी अकेला हूँ रामलाल। इस बड़ी हवेली में पैसे और इज्जत के बीच मैं भी खाली हूँ। एक पल को दोनों की नज़रें फिर से मिली। इस बार उनकी सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, एक चाहत थी जो अब छुपना नहीं चाहती थी। ठंड बढ़ रही थी तो रघुनाथ ने अपने शॉल का आधा हिस्सा रामलाल के कंधों पर डाल दिया। अब दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। रामलाल ने धीरे से कहा, मालिक, अगर आप न होते तो शायद मैं टूट जाता। रघुनाथ ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो स्पर्श धीमा था, लेकिन उसमें एक गहराई, गर्माहट थी जो ठंड रात को भी पिघला रही थी। उस रात आधी बातों के बाद भी दोनों का मन नहीं भरा। आंगन में बैठते बैठते ठंड हड्डियों में उतरने लगी थी। रघुनाथ ने धीरे से कहा, चल अंदर चलते हैं, यहाँ बैठकर तुझे सर्दी लग जाएगी। दोनों अंदर आए।
रघुनाथ के कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी और अंगीठी में कोयले धीरे धीरे तप रहे थे, जिससे पूरे कमरे में एक हल्की सी गर्मी और कोयले की सुगंध फैल रही थी। रामलाल ने शॉल उतार कर एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी जानता हो कि आज कुछ बदलने वाला है। रघुनाथ ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर अलमारी से एक मोटी रजाई निकाली और उसके पास आकर उसके कंधों पर डाल दी। उस पल उसका हाथ उसके कंधे पर थोड़ी देर ठहर गया। रामलाल के नीचे नहीं देखा, बस अपनी नज़रें रघुनाथ की आंखों में टिका दी। रघुनाथ, पता है तेरी आंखों में जो सुकून है वो मुझे कहीं और नहीं मिला, और आपकी बातों में जो अपनापन है ना, मुझे वो बचपन से चाहिए था। कमरे की खामोशी अब किसी अदृश्य खिंचाव से भरा हो गई थी। रघुनाथ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों को थाम लिया। रामलाल ने भी उंगलियां कसकर पकड़ ली। उनके बीच बस आधा हाथ का फासला था। रघुनाथ ने आगे झुककर फुसफुसाया, रामलाल। रामलाल ने जवाब में बस हल्की सी सांस छोड़ी, जो रघुनाथ के गाल से टकराकर जैसे उनके भीतर तक उतर गई। फिर बिना शब्दों के रघुनाथ ने उसके चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी उंगलियां उसके गालों पर ठहर गई और आंखों में सवाल था, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? रामलाल ने सिर हल्का सा झुका दिया और वो पल इजाज़त में बदल गया। उस रात दोनों ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बस एक दूसरे को लंबे वक्त तक देखा, छुआ और हर एहसास महसूस किया जो बरसों से उनके भीतर दबा हुआ था। रघुनाथ की उंगलियां उसके हाथ से होते हुए कंधे तक आई, फिर उसकी पीठ पर ठहर गई। रामलाल की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उनमें डर नहीं था, सिर्फ एक अपनापन था। तो दोस्तों, ये स्टोरी थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है, इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर जस्ट आने वाला हूँ। तो अब सुनते हैं नए पार्ट में इसी स्टोरी को आगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने प्यार करने वालों को बहुत सारा प्यार दें, और आप कमेंट करना कि इसका दूसरा पार्ट बनाओ, तो ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और इसके आगे क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।